प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग क्लास 12th की बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं। यह वीडियो ना सिर्फ क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह आपके टीजीटी और पीजीटी की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टीजीटी पीजीटी वालों के लिए, उसके बाद नीट फाउंडेशन वालों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो का जो लेवल होने वाला है वह वीडियो का लेवल आपका बेसिक लेवल टू स्टैंडर्ड लेवल होने वाला था। यानी बेसिक से लेकर के स्टैंडर्ड लेवल तक आपके जाने के लिए इस वीडियो को पूरी तरह से देखना है। और ना सिर्फ इस वीडियो को देखना है, बल्कि इस श्रृंखला में आने वाली समस्त वीडियो को आपको देखते रहना है। क्लास 11th की भी वीडियो आपकी अपलोड की जा रही है, क्लास 12th की भी अपलोड की जा रही है। हमारा टारगेट है कि एग्जाम होने से कई महीने पहले हम पूरी तरह से सारी वीडियोज को एनसीईआरटी के कंप्लीट कर लें। साथ में प्रैक्टिस पेपर आपका, जैसा कि आप जानते हैं, सुपर ऑब्जेक्टिव नाम से प्रैक्टिस पेपर चल रहा है, तो प्रैक्टिस पेपर आप करते रहें, आपको बहुत सारे लाभ होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, क्लास 12th की पहली यूनिट जो है उसमें रिप्रोडक्शन है। आपकी पहली यूनिट में रिप्रोडक्शन दिए गए हैं, रिप्रोडक्शन टॉपिक है, और इसके 4 चैप्टर दिए गए हैं। इस यूनिट में इंक्लूडेड 4 चैप्टर हैं। फर्स्ट चैप्टर डेट यू नो डेट रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जिसे आप लोग जानते हैं कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म है। सेकेंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है। एंड थर्ड चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। एंड फोर्थ चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, खास करके टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड डिजीज। और साथ में यहाँ पे फ्लावरिंग प्लांट वाला, यानी सभी चैप्टर यहाँ से अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो 3 चैप्टर इसमें बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। प्रैक्टिस पेपर को आप अगर पलटेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा। यहाँ पे एक वैज्ञानिक का नाम दिया गया है, साइंटिस्ट हैं पंचानन महेश्वरी, जो आपके कहाँ पे रहने वाले हैं, जयपुर राजस्थान के रहने वाले थे। तो इनके बारे में भी आप अपनी बुक में पढ़ लेंगे। कुछ खास बहुत ज़्यादा नहीं है उसमें से, कोई क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया है, तो ठीक है। तो उसके बाद हम लोग डायरेक्ट चैप्टर पे आते हैं। चैप्टर फर्स्ट आपका है, और जिसमें हम लोग पढ़ना है चैप्टर फर्स्ट में रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। क्या पढ़ना है? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म में पाए जाने वाले रिप्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। टॉपिक 2 हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबको डिस्कस करेंगे एक एक करके और सबके बारे में समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए, ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म कैन लिव ओनली फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। कह रहा है जितने भी ऑर्गेनिज्म यहाँ पे पाए जाते हैं, ऑर्गेनिज्म में कौन आएंगे? प्लांट होंगे, एनिमल होंगे, मोनेरा होंगे, प्रोटिस्टा होंगे, फंजाई होंगे, सभी आ जाते हैं। तो कह रहा है ईच एंड एवरी, यानी यहाँ पे पाए जाने वाले सभी ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, एक सर्टेन पीरियड ऑफ लाइफ, उनकी एक निश्चित पीरियड होती है, लाइफ की एक निश्चित टाइम होती है, और उसके बाद वो क्या होते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, और फिर वहाँ पे उनकी प्रोजनी रह जाती। कैसे रह जाती? वो उन्होंने रिप्रोडक्शन किया था, अपनी प्रोजनी प्रोड्यूस की थी, और वही प्रोजनी जो है यहाँ पे रह जाती है और वो मर जाते हैं। उसी तरह से आगे देखते हैं, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ। यहाँ पे एक चीज़ है, नेचुरल डेथ। नेचुरल डेथ का मतलब होता है कि जो आपकी प्रॉपर लाइफ के बाद आपकी डेथ होती है उसे नेचुरल डेथ कहते हैं। जैसे किसी की डेथ हो जाती है बाय एक्सीडेंटल, बाय डिजीज, किसी डिजीज के थ्रू हो जाती है। जैसे कोविड-19 आया तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, उत्कर्ष एकेडमी के एक देखिए सर जी थे, चंद्रा एकेडमी के सर थे, तो उनकी डेथ हुई। डेथ कैसे हुई? कि कोविड पॉजिटिव होने के कारण। आपने भी पढ़ा होगा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कम एज में ही उनकी डेथ हो जा रही, बहुत सारे डॉक्टरों की डेथ हुई, बहुत सारे लोगों की। तो अब उनकी नेचुरल डेथ नहीं, एक किसी वायरस के इन्फेक्शन, कोविड-19 वायरस के इन्फेक्शन के कारण उनकी इम्यूनिटी उसे फाइट नहीं कर पाई, जिससे उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। तो इसे नेचुरल डेथ नहीं कह सकते हैं। उसी तरह से एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है। तो यहाँ कह रहा है द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ, नेचुरल डेथ होनी चाहिए ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट इट्स लाइफ स्पान। उसी को हम क्या कहते हैं, उसका जीवन काल कहते हैं। तो पहली हेडिंग आपकी यहीं से बन जाती है, जीवन काल। और जीवन काल को हम लोग कहाँ से लिखेंगे? यहाँ से लेकर के यहाँ तक अपने नोट्स में मेंशन कर लेंगे। द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज रिप्रेजेंटेड इट्स लाइफ स्पान। लाइफ स्पान ऑफ ए फ्यू ऑर्गेनिज्म आर गिवन इन द फिगर। कह रहा है कुछ ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पान नीचे दिए गए हैं डायग्राम में, जो आपसे कभी पूछे नहीं जाते हैं। टीचडे पीचडी में भी नहीं पूछे जाते हैं, 11th 12th के स्टूडेंट का जब बोर्ड पेपर होता है तब भी नहीं पूछा जाता है। तो जैसे आप जाएंगे यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे सभी ऑर्गेनिज्म दिए गए हैं जिनके लाइफ स्पान आप नेट से देख करके भर सकते हैं। कुछ कंपैरिजन करना होगा तो उसके बारे में हम बता सकते हैं, आप फील कर लीजिए नेट से देख करके, ठीक है। चलिए, लाइफ स्पान ऑफ ए फ्यू ऑर्गेनिज्म आर गिवन इन द फिगर 1.1। कह रहा है 1.1 में कुछ ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पान दिए गए हैं। सेवरल अदर ऑर्गेनिज्म आर ड्रॉन फॉर
which you should find out their life spans and write it the स्पेस प्रोवाइडेड। कह रहा और जो कुछ के स्पेस छोड़े गए हैं, स्पेस प्रोवाइड किए गए हैं, उनके लाइफ स्पान आप वहाँ पे खुद से लिख सकते हैं। एग्जामाइन द लाइफ स्पान ऑफ ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंटेड इन द फिगर। कह रहा है कि अगर उसको ध्यान से देखें फिगर में तो यहाँ पे आपको इंटरेस्टिंग लगेगा कि क्या इंटरेस्टिंग लगेगा कि देखिए यहाँ पे इट इज़ इंटरेस्टिंग, इट्स बोथ इंटरेस्टिंग एंड इंट्रिगिंग टू नोट दैट इट मे बी एज शार्ट एज ए फ्यू डेज। कह रहा कि आपको यह इंटरेस्टिंग होगा कि कुछ ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ स्पान है वो सर्टेन फ्यू डेज है, कुछ दिन है, आर लॉन्ग कुछ की बहुत ज़्यादा है, और कुछ की फ्यू थाउजेंड ईयर, और कुछ की तो बहुत ज़्यादा मतलब थाउजेंड ईयर में भी चली जा रही। यानी आप जब लाइफ स्पान का टेबल देखेंगे तो आपको ये जान करके बड़ा इंटरेस्ट होगा कि कुछ ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ स्पान होती है कुछ दिन की होती है, कुछ की ज़्यादा दिनों की होती है, और कुछ की बहुत सालों की होती है, जैसे कि थाउजेंड ईयर तक की हो जाती है। बिटवीन दीज टू एक्सट्रीम्स आर ऑफ लाइफ स्पान are the lifespan of most other living organisms. You may note that lifespan of organisms are not necessarily correlated with the size. यहाँ पे देखिए एक चीज़ है आपका कि you may note that, आप ये नोट कर सकते हैं कि लाइफ स्पान ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नॉट नेसेसरली कोरिलेटेड विद द साइज, यानी साइज के आधार पे किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ स्पान होती है वो कोरिलेट नहीं होती, यानी आपस में मिल नहीं सकती हैं। जैसे कि किसी के अगर आप साइज देख करके नहीं बता सकते कि दोनों की साइज एक जैसी है तो दोनों का लाइफ स्पान एक ही होगा, इसे आप नहीं बता सकते हैं। साइज से लाइफ स्पान पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्लियर है? द साइज ऑफ क्रो, क्रो की साइज एंड पैरट, और किसकी? पैरट की, यानी कौवे की साइज और तोते की साइज दोनों की क्या है? आर नॉट वेरी डिफरेंट, ज़्यादा डिफरेंट नहीं। एट देयर लाइफ स्पान सो भी वाइड डिफरेंस, लेकिन इनके लाइफ स्पान में बहुत ज़्यादा वाइड मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस पाया जाता है। क्रो की जो लाइफ स्पान होती है वो होती है 15 ईयर, जबकि पैरेट की होती है 114 ईयर। ठीक है, तो इतना लाइफ स्पान में गैप है, और जबकि दोनों की साइज अगर कोरिलेट की जाए तो लगभग साइज दोनों की क्या है? एकदम सेम है। थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, लेकिन लाइफ स्पान में लगभग 9 का डिफरेंस है। तो ये आप समझ सकते हैं कि साइज का और लाइफ स्पान का कोई भी मैच नहीं होता है। क्लियर है? अब कोई डाउट नहीं होगी। सिमिलरली ए मैंगो ट्री है जे मच शार्टर लाइफ, एक आम का पौधा है उसकी लाइफ स्पान बहुत कम होती है तुलना में किसके? पीपल के ट्री के। कंपेयर टू ए पीपल ट्री की लाइफ स्पान बहुत ज़्यादा होती है, जबकि मैंगो ट्री की लाइफ स्पान क्या होती है? बहुत कम होती है। किसके कंपैरिजन में? पीपल ट्री के। ठीक है, whatever we the lifespan death of every individual organism is a certainty that is no individual immortal। कह रहा है कि यहाँ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म पैदा हुए हैं सबकी डेथ सर्टेन है, यानी निश्चित है, कोई भी इमोर्टल नहीं है, यानी यहाँ पे पैदा होने वाला कोई भी जीव ऐसा नहीं है जो कैसा हो? अमर हो। इमोर्टल मतलब क्या होता है? अमर हो। कोई भी जीव अमर नहीं है, सबको मरना है एक दिन। एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, किसको छोड़ करके? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, यानी जो सिंगल सेल के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, ठीक है, डायनोफ्लेजिलेटा है, इन सभी को छोड़ करके बाकी कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं है जिसकी यहाँ पे डेथ ना हो, सबकी डेथ होती है। वाई डू वी से देयर इज नो नेचुरल डेथ इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म? क्यों हम ये कहते हैं कि जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी नेचुरल डेथ नहीं होती? ऐसा हम क्यों कहते हैं? यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोग इसके बारे में आंसर दे सकते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। वाई डू वी से देयर इज नो नेचुरल डेथ इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म? किसी भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की नेचुरल डेथ क्यों नहीं होती है? हम ऐसा क्यों कहते हैं? आप नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने वाले बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इसका आंसर एग्जैक्टली पता है। मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है। ठीक है, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दिया करिए वीडियो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपसे मैं फिर से एक बार बता दूं, जो आपके सुपर ऑब्जेक्टिव नामक श्रृंखला है उसमें हम लोग चैप्टर वाइज या कभी कभी
हम लोग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उसको कराते हैं, तो आप ज़रूर देखा करिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। गिवन दिस reality, have you ever wondered how vast number of plant and animal species have existed on earth for several thousand of years? कह रहा है आपको यह जान के इंटरेस्ट होगा कि बहुत ज़्यादा संख्या में पौधे और जंतु स्पीसीज अर्थ पे पाए जाते हैं हजारों सालों से। देयर मस्ट बी सम प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इंश्योर दिस कंटिन्यूटी। यह कोई ना कोई एक ऐसी प्रोसेस होती, कह रहा है देयर मस्ट बी सम प्रोसेस, कुछ ऐसी प्रोसेस होती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में दैट इंश्योर दिस कंटिन्यूटी, जिससे यह कंटिन्यूटी या लगातार ये बने रहते हैं। यस, वी कैन टॉक अबाउट रिप्रोडक्शन। हम यहाँ पे रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट रिप्रोडक्शन। हम किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? रिप्रोडक्शन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। समथिंग्स दैट वी टेक फॉर ग्रांटेड। ठीक, अब नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए सारे ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पान यहाँ पे आपको फिल करना है, आप नेट से देख करके फिल कर लीजिए। क्रो और पैरेट का कंपैरिजन कराया गया। क्रो का कितना है 15 ईयर है, और जबकि पैरेट का कितना है, तो अगर पैरेट की बात कर लें 1 सेकेंड, पैरेट की बात कर लें तो 140 ईयर है। और कंपैरिजन में अगर आ जाएँ तो हमने पीपल का और किसका, मैंगो ट्री का किया था, तो इस पीपल का और बनियान ट्री का किया था, तो आप उसको देख करके भर लेंगे। पीपल और मैंगो ट्री के बारे में यहाँ पे देखिए बनाना का दिया है, काऊ का दिया है, डाक का दिया है, बटरफ्लाई का 1 to 2 वीक दिया है, ठीक है, रोज का दिया है। तो आप इसको नेट से देख करके फिल कर सकते हैं, उसमें कुछ है नहीं, आपसे कभी एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता। चलिए अब हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगली टॉपिक हमारी आती है रिप्रोडक्शन। आप अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लेंगे और रिप्रोडक्शन करके नोट कर लेंगे। जो मित्र हमारे क्लास 12 के स्टूडेंट हैं, जो लोग क्लास 12 वाले हैं, वो लोग आराम से नीचे नंबर दिया गया 8004109989, वो इस पे व्हाट्सअप कर देंगे, हम आपको PDF नोट्स का सेंड कर देंगे, तो आप अपना नोट्स यहाँ से अवेलेबल पा सकते हैं। आपको क्लासेस नोट्स, उसके बाद आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और NCERT का जो क्वेश्चन होते हैं उसके सॉल्यूशन, आपको सारी चीज़ें फ्री में दी जाएंगी। बस आपको करना क्या है कि अपने दोस्तों तक अपने वीडियो को पहुंचाना है। पूरी NCERT की क्लास आपको मिलेगी, फिर वीडियो क्लास के माध्यम से आपको सारी चीज़ें समझाई जाएंगी। हमारी प्लानिंग ये है कि जो आपके 16 डे के आपको छुट्टी मिली है, इस छुट्टी का आप लोग अच्छी तरह से यूटिलाइजेशन कर लें। समर वैकेशन मान लीजिए कि आपको 60 डे का मिला है, पूरी मई आपके पास है और पूरा जून आपके पास है, तो मई और जून मिला करके आपके पास 60 डेज प्लस है। और इस स्टेज में हमारी प्लानिंग है कि हम पूरी NCERT को कवर अप कर लेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप तब तक अपने फ्रेंड को जोड़ देंगे। तो इस तरह से बढ़ते हुए हम बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ जाएंगे, और उसके बाद हमारे पास पूरी टाइम होगी वीडियो क्लास करने के लिए, नोट्स बनाने के लिए, और उसके बाद क्या कहते हैं, तो आप जल्दी से कमेंट कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं टाइम बिना गंवाए। कह रहे हैं रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वन यानी ऑफ स्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ। कह रहा है रिप्रोडक्शन को अगर हमें डिफाइन करना हो तो रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज बायोलॉजिकल प्रोसेस, वह एक जैव क्रिया है या जैविक क्रिया है जिसके द्वारा कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जैसे संतान को क्या करता है, पैदा करता है। कह रहा गिव राइज टू यंग वन यानी ऑफ स्प्रिंग को सिमिलरली इटसेल्फ अपने जैसा। कोई भी ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं चाहता कि उसके बच्चे जो होते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म जैसे, जैसे इंसान है, मान लो बहुत सारे आपके ग्रुप भी चलते होंगे, टाइगर्स ग्रुप, लायंस ग्रुप, ठीक है, चीताज ग्रुप, बहुत सारे ग्रुप चलते हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, एट्सेट्रा, अलग अलग साइटें हैं आपकी, उस पर आप, लेकिन आपके पेरेंट जब आपको पैदा किए थे तो उस समय यही सोच रहे थे कि आप जो होंगे वो इंसान बनेंगे। अब आपको जानवर पसंद आ रहा तो आप उसे जानवर के हिसाब से अपने ग्रुप्स बना लेते हैं, टाइगर्स ग्रुप, लायन ग्रुप्स, कुछ लोग डंकी ग्रुप भी बनाए होंगे, हो सकता है, कोई बड़ी भारी बात नहीं, डंकी ग्रुप के भी होंगे, कुछ कुछ खच्चर ग्रुप के होंगे, तो ये ग्रुप बनते रहते हैं। तो उसमें मत जाइए। सभी पेरेंट्स जो भी होंगे, जो भी ऑर्गेनिज्म होता है, वो अपने बच्चे को अपने जैसा ही पैदा करना चाहता है। द ऑफ स्प्रिंग ग्रो, ऑफ स्प्रिंग मतलब जो संतान पैदा होगी वो ग्रो करेगी, ग्रोथ करेगी, बड़ी होगी, मेच्योर और मेच्योर होगी, एंड इन टर्न प्रोड्यूस न्यू स्प्रिंग, और एक समय ऐसा आएगा कि वो भी न्यू स्प्रिंग पैदा करे, यानी वो भी बच्चा पैदा करेगा। जैसे क्लास 11th वाले जो हैं, क्लास 12th वाले जो स्टूडेंट हैं,
अभी वो किसी के बच्चे हैं, माता पिता से वो पैदा हुए हैं, कुछ समय के बाद इनकी शादी होगी तो ये भी बच्चा पैदा करेंगे, तो एक समय ऐसी आएगी कि आपके जो पूर्वज हैं, जैसे दादाजी, दादाजी के पिताजी होंगे बहुत सारे लोगों के, वो लोग एक दिन ऐसा आएगा कि मर जाएंगे, फिर पिताजी का नंबर, दादाजी का, फिर पिताजी का, इस तरह से सीक्वेंस आता रहता है, फिर ये भी व्यक्ति बूढ़ा हो जाएगा, वो भी मर जाएगा, तो उसके बच्चे नीचे पड़े रहते हैं। इस तरह से लाइफ स्पान चलती रहती है, कभी भी धरती से ऑर्गेनिज्म खत्म नहीं होते हैं, क्योंकि मरने से पहले वो अपनी जैसे संतान को क्या करता है, पैदा करके जाता है। 10, देयर इज ए साइकिल ऑफ बर्थ, यह एक साइकिल है, बर्थ ग्रोथ, बर्थ मतलब पैदा होना, ग्रोथ मतलब बड़ा होना, एंड डेथ, और किसकी, मृत्यु की। रिप्रोडक्शन एनेबल द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज, रिप्रोडक्शन क्या करता है, अनेबल होता है किसमें, स्पीसीज के लिए, जनरेशन टू जनरेशन आफ्टर जनरेशन, इससे जनरेशन पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं, यानी एक पीढ़ी खत्म होती दूसरी पीढ़ी आ जाती। पीढ़ी मतलब क्या होता है कि जनरेशन गैप कहते हैं, पेरेंट की, जैसे जो आपके चाचा हैं, पापा हैं, ताऊ जी हैं, ये जो है एक पीढ़ी है, ठीक। उसके बाद आपके दादा हैं, उसके दादा के भाई होंगे, छोटे दादा, बड़े दादा, इस तरह से वो क्या, उनकी दूसरी पीढ़ी। तो ये दोनों में के बीच में एक जनरेशन है, जनरेशन गैप है, दादा की दूसरी जनरेशन है, पिता की दूसरी जनरेशन है, आप लोगों की दूसरी जनरेशन है, तो इसे जनरेशन गैप कहते हैं, ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलना। इसमें कैसे क्या होता है, तो इसके बारे में हम लोग 5th चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। 5th चैप्टर में हमारा चैप्टर है जो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, तो वहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे डीएनए कैसे जेनेटिक मटेरियल है, और डीएनए कैसे कैरेक्टर को ले जाता है ऑफ स्प्रिंग तक। जो हमारे टीजीटी और पीजीटी के मित्र देख रहे हैं वो लोग समझ सकते हैं कि डीएनए और आरएनए कितना इंपॉर्टेंट है, खासकर टीजीटी और पीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। 5th चैप्टर में हम लोग इसको पढ़ेंगे, और बहुत ज़्यादा जेनेटिक्स से बहुत ज़्यादा नंबर आते हैं और आपके लिए बहुत बेनिफिशियल भी होता है। हाउ जेनेटिक वेरिएशंस इज क्रिएटेड एंड इनहेरिटेड ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, कैसे जेनेटिक वेरिएशन आते हैं, कैसे माता पिता से पैदा हुई संतान ही उससे डिफरेंट हो जाती है, इन सब के बारे में हम लोग 5th चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। देयर इज ए लार्ज डाइवर्सिटी इन द बायोलॉजिकल वर्ल्ड एंड ईच ऑर्गेनिज्म हैज evolved its own mechanism to multiply and produce offspring। कह रहा देयर आर लार्ज डाइवर्सिटी, विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती हैं, बहुत ज़्यादा विभिन्नताएं हैं बायोलॉजिकल वर्ल्ड में, यानी जैविक संसार में, जिसमें ओन मैकेनिज्म के द्वारा मल्टीप्लाई करके ऑर्गेनिज्म, नए नए ऑर्गेनिज्म पैदा होते रहते हैं। द ऑर्गेनिज्म हैबिटाट, its internal physiology and several other factors are collectively responsible for how it reproduce। कह रहा है द ऑर्गेनिक हैबिटाट, उसके पाए जाने का वासस्थान जहाँ पे वो रहता है, इंटरनल फिजियोलॉजी, जो इंटरनल फिजियोलॉजी होती, एंड सेवरल अदर फैक्टर, और भी बहुत सारी इकोलॉजिकल फैक्टर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी के रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। किस किस हैबिटाट में, जैसे मान लो एक्वेटिक एनिमल है तो एक्वेटिक हैबिटाट में है, तो एक्वेटिक की तरह, डेजर्ट है डेजर्ट की तरह, उसमें कुछ न कुछ फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर इंटरनल चेंज हो जाते हैं। इकोलॉजिकल कैरेक्टर का भी असर पड़ता है, फिजियोलॉजी का भी असर पड़ता है, और हैबिटाट का असर पड़ता है रिप्रोडक्शन पर। वेस्ट ऑन वेदर देयर आर participation of one organ or two in the process of reproduction, it is of two type। reproduction कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। when offspring is produced, जब offspring प्रोड्यूस होती है, by a single parent, जब offspring प्रोड्यूस होती है किसके द्वारा, सिंगल पेरेंट के द्वारा, with or without involvement of gamete, या तो साथ में या तो बिना इन्वॉल्वमेंट के, किसके, गैमीट के, विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ, बिना गैमीट के इन्वॉल्वमेंट के जब ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होती है, उससे क्या कहते हैं, उससे कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे आपकी डिफिनीशन मिल जाएगी कि यहाँ पे नहीं, यहाँ पे व्हेन ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस, यहाँ से आप लिख सकते हैं द ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय ए सिंगल पेरेंट विद और विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, देन रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। व्हेन 2 पेरेंट्स, जब 2 पेरेंट होंगे अपोजिट सेक्स, यानी एक मेल होगा और एक क्या होगा, फीमेल होगा, मेल और फीमेल के मिलने से, पार्टिसिपेशन से, द रिप्रोडक्शन प्रोसेस, जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस होती है, एंड आल्सो इन्वॉल्व, और इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, फ्यूजन ऑफ गैमीट, यानी मेल गैमीट की अगर बात करें तो स्पर्म होगा, और फीमेल गैमीट की बात करें तो ओवा होगा। अगर प्लांट होगा तो मेल गैमीट पॉलन ग्रेन होते हैं, फीमेल गैमीट क्या होते हैं, ओव्यूल होते हैं। तो ओव्यूल और ओवा के मिलने से, या स्पर्म और ओवा के मिलने से
जो ऑर्गेन्स का फॉर्मेशन होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट से इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्लियर है। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट होंगे और वहाँ पे गैमीट का फ्यूजन नहीं पाया जाता, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बोथ डबल पेरेंट होंगे, यानी कैसे पेरेंट होंगे, जो अपोजिट सेक्स के टू पेरेंट होंगे, जिसमें अपोजिट सेक्स होगा मेल और फीमेल के, और उनसे जो ऑफस्प्रिंग पैदा होगी उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और वहाँ पे मिक्सिंग ऑफ गैमीट भी पाया जाता है। गैमीट का क्या होता है, मिश्रण होता है, आपस में दो गैमीट आपस में मिलते हैं। तो इस चैप्टर को यहीं पे हम लोग अभी आज की वीडियो को विराम देंगे। इसके बाद ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जो मित्र हमारे यहाँ पे हैं टीजीटी वाले और पीजीटी वाले, उनको मैं एक बार बता दूं कि आपके हिंदी मीडियम की भी क्लास आपकी स्टार्ट कर दी गई है। हिंदी मीडियम में चैप्टर फर्स्ट आपका कंप्लीट हो चुका है, वहाँ पे एक बार में एक चैप्टर पूरा कंप्लीट किया जा रहा है, यानी 16 वीडियो में पूरा हिंदी मीडियम आपका कंप्लीट कर दिया जाएगा एनसीईआरटी का। यहाँ पे चूंकि बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने के कारण ये छोटे छोटे वीडियोज बन रहे हैं आपके, वहाँ पे वीडियो की लेंथ 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे जो भी होगी उसे चैप्टर में 16 चैप्टर में ही कवर किया जाएगा। 16 चैप्टर में उसे हम कंप्लीट कर देंगे आपके इसका, और 22 चैप्टर आपका जो है 11th का, यानी वहाँ के सारे को जो वीडियोज होंगे आपके, तो 16 चैप्टर 11th के, 22 चैप्टर आपके 16 चैप्टर 12th के, 22 चैप्टर 11th के, टोटल मिला दे अगर तो आपका 38 यानी 40 वीडियो, 38 से 39 वीडियो में आपके पूरे कोर्स मिल जाएंगे हिंदी मीडियम के। लेकिन इंग्लिश मीडियम के जो अभ्यर्थी हैं उनको ऐसे छोटे छोटे वीडियोज़ के माध्यम से आपको दिया जाएगा, आप पढ़ते रहें। और यहाँ पे चूँकि ट्रांसलेट करके बताना होता है तो ज़्यादा टाइम लगता है और लाइन के मीनिंग के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, टाइम टेकन होता है, इसलिए छोटे छोटे वीडियोज़ के माध्यम से आप पढ़ते रहें। हालांकि प्रयास ये है कि जून लास्ट तक हम इसको पूरी तरह से कंप्लीट कर देंगे, और साथ में आपका जो सुपर ऑब्जेक्टिव चल रही है उसे आप देखते रहें, सारा कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ हम तेज़ी से बढ़ रहे हैं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।